हिंदी की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है। विद्यार्थियों, वर्ण विचार ऐसा विषय है कि यह प्राथमिक से लेकर के प्रतियोगी परीक्षाओं तक में यह विषय बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और हर तरह से इसके प्रश्न आते हैं। इसीलिए हम इसके हर बिंदु पर चर्चा कर रहे हैं। अपने पिछले वीडियो में हमने जाना था वर्ण किसे कहते हैं, अर्थात वह ध्वनि जिसके टुकड़े ना किए जा सके उसे वर्ण कहते हैं। और हमने जाना था वर्णमाला में दो प्रकार के वर्ण हैं मुख्य रूप से, स्वर और व्यंजन। स्वर का भेद जाना था हमने, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। और व्यंजन में हमने अब तक जाना स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। आज के वीडियो में हम संयुक्त व्यंजन को पढ़ेंगे और हमारी वर्णमाला में स्वर के पश्चात जो अंग और आहा अयोगवा है उनके विषय में आज पढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन दो व्यंजनों के एक साथ प्रयोग को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। हिंदी में संयुक्त व्यंजन अनेक प्रकार से लिखे जाते हैं। आपकी वर्णमाला में 4 संयुक्त व्यंजनों को मान्य किया गया है, स्वीकार किया गया है, क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। आइए इन्हें समझें कि यह कैसे बने हैं, किन वर्णों के संयोग से ये बने हैं। तो क्ष यह बना है मूल व्यंजन का और मूर्धन्य श दोनों के संयोग से क्ष बना है, क्षत्रिय का क्ष। त्रा, त्रा को आइए देखें, मूल व्यंजन ता और रा, उसके संयोग से त्रा बना है। ज्ञा, ज्ञा को देखिए, मूल व्यंजन ज और इया के संयोग से ज्ञा संयुक्त व्यंजन बना है। और श्रा, मूल व्यंजन तालव्य श और रा दोनों के संयोग से श्रा बना है। तो आपने देखा कि ये बाईं ओर तो मूल व्यंजन लिए गए हैं और दाहिनी ओर स्वर युक्त व्यंजन लिए गए हैं। इसका ध्यान रखिएगा जब भी संयुक्त व्यंजन बनाएंगे। और इन चारों को हमारी वर्णमाला में स्थान प्राप्त है। ज्ञा का उच्चारण हम ज्या ना करके ज्ञा करते हैं, अर्थात ग और या का संयुक्त उच्चारण करते हैं, ज्ञा, ज्ञानी के ज्ञा के लिए। संयुक्त व्यंजन के विषय में और भी व्यंजन हैं जिन्हें हम लिखने में प्रयुक्त करते हैं। तो देखिए, हड्डियां, यहाँ दो डा जुड़े हुए हैं, इन्हें भी संयुक्त व्यंजन का ही प्रकार मानते हैं और इन्हें द्वित्व व्यंजन भी इसे कहते हैं। विद्या, देखिए इसमें द और या संयुक्त रूप से जुड़ा है, परंतु आजकल की हिंदी में विद्या को इस प्रकार से लिख रहे हैं और इसके पूर्व यह संयुक्त व्यंजन के रूप में इस प्रकार से लिखा जाता था, द और या ऐसे जुड़ते थे। उद्देश्य, उद्देश्य में देखिए द्वित्व मिल रहा है, दो द जुड़ रहे हैं और इन्हें इस रूप में लिखा जाता था। विद्वान, देखिए द और व का संयुक्त रूप, इसी प्रकार से हृदय है यानी ह और रा का संयुक्त रूप। तो ऐसे कई हैं, जैसे विह्वल, ह और व का इसमें योग है। तो ऐसे कई संयुक्त व्यंजन आपको हिंदी में मिलेंगे जिनका प्रयोग हो रहा है, परंतु इनमें यही ध्यान रखना होता है कि पूर्व वर्ण जो होता है वो मूल व्यंजन होता है और उत्तर में जो व्यंजन होता है वह स्वर युक्त होता है और तभी संयोग करके ये संयुक्त व्यंजन बनता है। तो ऐसा है संयुक्त व्यंजन किस प्रकार से बनते हैं आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं हम और अपनी वर्णमाला के अयोगवाह को जानते हैं। हिंदी में स्वर और व्यंजनों के मध्य दो ध्वनियां ऐसी हैं जो स्वर और व्यंजन के मेल से बनी हैं। अयोगवाह, जिन्हें हम अंग और आह के नाम से भी जानते हैं, ये ना तो पूरी तरह से स्वर है और ना ही व्यंजन, और ये ना पूरी तरह से किसी से संयोग ही करते हैं। तो ये दोनों हैं अंग और आह। आइए इनको जाने अनुस्वार को। यह दोनों ध्वनियां अ, ह्रस्व आ आदि स्वर के बिना नहीं बोली जा सकती, अर्थात अनुस्वार और विसर्ग का उच्चारण बिना स्वर के नहीं हो सकता। अ आदि स्वर के योग से वहन होने के कारण ही इन्हें अयोगवाह कहा जाता है। जैसे दंत, देखिए दा के ऊपर अनुस्वार लगा है,
तो बन गया दंत। प्रातः, ता के बाद क्या लगा है? विसर्ग। पर इस विसर्ग से पूर्व आ, ता में क्या छुपा हुआ है? आ। हमने संधि पढ़ी थी, विसर्ग संधि, आपको कुछ याद भी आ रहा होगा। ऐसे ही दंत में देखिए दा के अंदर क्या छिपा हुआ है? स्वर छुपा हुआ है, उसी के बाद अनुस्वार आया है। तो अनुस्वार और विसर्ग में आ आदि स्वर का उस वर्ण में होना आवश्यक है, तभी इनका उच्चारण ठीक से हो पाता है। जिन वर्णों के उच्चारण में हवा केवल नाक से निकलती है और उच्चारण थोड़ा जोर से होता है, उनके ऊपर अनुस्वार का चिन्ह लगाया जाता है, जैसे कंठ, कंत, पंत आदि। तो ऐसे हिंदी में बहुत से शब्द हैं जिनमें हम अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। इतना ध्यान रखिएगा कि अनुस्वार के उच्चारण के लिए उससे पहले अ या अन्य किसी स्वर का होना आवश्यक है, नहीं तो इसका उच्चारण ठीक से नहीं हो पाएगा। विसर्ग, जैसे हमने प्रातः लिया, प्रातः में देखिए विसर्ग का उच्चारण हा निकल रहा है और इसके पूर्व ता में स्वर आ है, तो इन दोनों के ही उच्चारण में हमें स्वर की आवश्यकता लेनी पड़ती है। अब हम देखते हैं अनुनासिक को। जो स्वर मुख्य रूप से जो स्वर मुख और नाक से बोले जाते हैं वह अनुनासिक कहलाते हैं। तो अनुस्वार क्या होता था? अनुस्वार में हवा केवल नाक से निकलती थी और अनुनासिक में स्वर मुख और नाक से बोले जाते हैं, यानी दोनों में ही प्रयत्न करना पड़ता है, वह अनुनासिक कहलाते हैं। यह चंद्र बिंदु के रूप में वर्ण पर लगाए जाते हैं, जैसे कांपना, भांपना आदि। पर अनुस्वार और अनुनासिक में मूल भेद इनके उच्चारण में है। अनुस्वार और अनुनासिक के उच्चारण में बहुत लोग भूल करते हैं, जिससे अर्थ का अनर्थ हो जाता है। इसीलिए इनके उच्चारण में हमें सावधानी बरतनी चाहिए। जैसे यहाँ आपने अनुस्वार लगा दिया तो यहाँ कांपना अर्थ नहीं निकलेगा, पर जब यहाँ चंद्र बिंदु वाला अनुनासिक का चिन्ह लगेगा तभी यहाँ कांपना सही होगा। जैसे यहाँ पर हमने लिया था कंठ, कंत, तो यह अनुस्वार है, पर यहीं अगर अनुनासिक का चिन्ह लग जाएगा चंद्र बिंदु का, तो इनका उच्चारण अलग हो जाएगा। कई बार हिंदी लिखने में हमसे गलतियां होती हैं और उच्चारण करने में भी गलतियां होती हैं, तो इनका बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है उच्चारण में। तो इस प्रकार से आपने जाना कि अयोगवा हिंदी में दो होते हैं, अनुस्वार और विसर्ग। साथ ही हमने अनुनासिक के विषय में भी जाना, चंद्रबिंदी, और हमने इस बात की भी चर्चा की थी कि संस्कृत में अयोगवाह 4 होते हैं और हिंदी में 2। इन्हें मैं इसलिए दोहरा रही हूँ क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आशा है आज आपको संयुक्त व्यंजन और अयोगवाह अच्छे से समझ में आया होगा। अपने अगले वीडियो में हम वर्ण विचार के विषय बलाघात और र वर्ण के विषय में जानेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।